हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान इन्फिनिटी। कल की क्लास में हमने सेकंड चैप्टर के जो न्यूमेरिकल थे वो कंप्लीट कर लिए थे। आज की इस वीडियो में अपने थर्ड चैप्टर के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। चलिए अपने फर्स्ट न्यूमेरिकल को देखते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि एक कार की संचायक वेंट्री का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है, आंतरिक प्रतिरोध 4 ओम हो तो अधिकतम धारा का मान क्या है। हम फर्स्ट न्यूमेरिकल में ऐसे मेंशन करेंगे ईएमएफ कितना दिया हुआ है 12 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 0.4 ओम। हम यहाँ पे एक करंट फाइंड करनी है, I इज इक्वल टू कितना होगा और उसकी भी मैक्सिमम वैल्यू। तो हम यहाँ पे लिखते हैं वी नो दैट I इज इक्वल टू होता है E अपॉन में कैपिटल R प्लस में स्मॉल r। अब मैक्सिमम वैल्यू की बात करेंगे, I इज इक्वल टू होगा मैक्सिमम इफ E चेंज नहीं हो सकता, स्मॉल r चेंज नहीं हो सकता जब R इज इक्वल टू क्या हो मिनिमम। और रेजिस्टेंस की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है 0, विच इम्प्लाइज दैट I मैक्सिमम इज इक्वल टू E अपॉन में स्मॉल r। E की वैल्यू है 12, R की वैल्यू है 0.4, आंसर आ जाएगा 30 एम्पियर। तो ये आ जाएगी आपके पास I मैक्स की वैल्यू। इस प्रकार से आपको फर्स्ट न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल आपको दिया हुआ है 10 वोल्ट ईएमएफ की एक बैटरी जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम है। इससे I की वैल्यू 0.5 हो तो रेजिस्टेंस कितना होगा ये पूछा हुआ है। और दूसरा आपको पूछा हुआ है टर्मिनल वोल्टेज V की वैल्यू कितनी होगी। तो इसमें अपने को जो गिवन है वो सारा कुछ लिख देते हैं। फर्स्ट ईएमएफ E इज इक्वल टू 10 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 3 ओम एंड I इज इक्वल टू आपको गिवन है यहाँ पे 0.5 एम्पियर। हमें फाइंड क्या करना है, कैपिटल R इज इक्वल टू एंड V इज इक्वल टू। सबसे पहले V फाइंड करते हैं। वी नो दैट E माइनस आई आर इज इक्वल टू वी। E की वैल्यू है 10 माइनस I की वैल्यू 0.5 इंटू में R की वैल्यू 3 इज इक्वल टू V। 10 माइनस 1.5 इज इक्वल टू V का आंसर कितना आ जाएगा 8.5 वोल्ट। जैसे ही V की वैल्यू आ जाए बाय ओम्स लॉ वी कैन राइट V इज इक्वल टू I इंटू में R which implies that R is equal to V अपॉन में I। V की वैल्यू अपने यहाँ पे लिखेंगे 8.5, I की वैल्यू लिखेंगे 0.5, आंसर आ जाएगा 17 ओम। इस प्रकार से आप सेकेंड न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे। चलिए इसके बाद में थर्ड न्यूमेरिकल अपने देखते हैं। 1 ओम 2 ओम एंड 3 ओम तीन रेजिस्टेंस दिए हुए, तीनों को सीरीज में कनेक्ट किया गया है। टोटल रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है। चलिए थर्ड न्यूमेरिकल मैं यहाँ पे कर देता हूँ आपके सामने। आपको R1 की वैल्यू दी हुई है 1 ओम, R2 की वैल्यू दी हुई है 2 ओम, R3 की वैल्यू दी हुई है 3 ओम। तीनों को किस में जोड़ा गया है, तो तीनों को दिया गया है सीरीज में जोड़ा गया है। टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। टोटल रेजिस्टेंस RS इज इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। तीनों को कंबाइन करेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 ओम। तो इस प्रकार से आप R सीरीज की वैल्यू निकाल लोगे कि 6 ओम आएगी। ए ऑप्शन हो गया। इसके बाद में B अपने देखते हैं थर्ड का। तो B पार्ट में आपसे पूछा है 12 वोल्ट की बैटरी जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है। तो आप हर एक के आपको इसमें दिया हुआ है E इज इक्वल टू 12 वोल्ट, R अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज दैट V इज इक्वल टू 12 वोल्ट बिकॉज V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। R इज इक्वल टू 0 तो V इज इक्वल टू होगा E के।
अब V की वैल्यू आ जाए तो आपको पता है सीरीज में जो कांस्टेंट रहता है वो होती है करंट की वैल्यू। अब करंट की वैल्यू कांस्टेंट होती है तो हमें उस कांस्टेंट वैल्यू को फाइंड करना है। V इज इक्वल टू 12 वोल्ट, देन I इज इक्वल टू V अपॉन में RS। V की वैल्यू रखेंगे, RS की वैल्यू रखेंगे, आंसर आएगा 2 एम्पियर। इस प्रकार से आप I की वैल्यू फाइंड करोगे। जैसे ही I की वैल्यू आ जाती है आप V1 इज इक्वल टू लिख सकते हो IR1, V2 इज इक्वल टू IR2, V3 इज इक्वल टू IR3। IR1 की वैल्यू आएगी 2 इंटू में 1, आंसर आएगा 2 वोल्ट। IR2 की वैल्यू 2 इंटू में 2 यानी 4 वोल्ट। IR3 यानी 3 इंटू में 2 इज इक्वल टू 6 वोल्ट। इस प्रकार से आप V1, V2, V3 की वैल्यू फाइंड करोगे। 3 नंबर न्यूमेरिकल आपका थर्ड न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएगा। फोर्थ न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। 2 ओम, 4 ओम एंड 5 ओम। देखिए फोर्थ न्यूमेरिकल में आपको गिवन है 3 रेजिस्टेंस, R1 इज इक्वल टू 2 ओम, R2 इज इक्वल टू 4 ओम एंड R3 इज इक्वल टू 5 ओम। ये 3 रेजिस्टेंस आपको दे दिए, तीनों को जोड़ा गया है समांतर क्रम में। आपसे पूछा है यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो आपको R पैरेलल कॉम्बिनेशन में फाइंड करना हो तो आपको फॉर्मूला ऐसे याद रखना है, R1 इंटू R2 इंटू R3 डिवाइड विद R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 4 इंटू में 5, 2 इंटू में 4 प्लस 4 इंटू में 5 प्लस 5 इंटू में 2, 40 डिवाइड विद 38, आंसर आ जाएगा 20/19 ओम। RP की वैल्यू आ जाएगी इस प्रकार से 20/19 ओम। इतना कैलकुलेट कर लोगे। उसके बाद में आप देखोगे 2 नंबर पर आपको क्या पूछा हुआ है, इसको 20 वोल्ट के एक बैटरी से जोड़ दिया जाता है तो हर एक में करंट कितनी फ्लो होगी और टोटल करंट कितनी फ्लो होगी। देखिए अब आपको वोल्टेज दे दी 20 वोल्ट, ठीक है। अब हमें पूछा है हर एक रेजिस्टेंस में करंट कितनी होगी, तो वी नो दैट I1 इज इक्वल टू V अपॉन में R1, I2 इज इक्वल टू V अपॉन में R2, I3 इज इक्वल टू V अपॉन में R3। आप वैल्यू पुट करोगे तो V की वैल्यू आपके पास है 20 अपॉन में R1 की वैल्यू 2, 20 अपॉन में R2 की वैल्यू 4, 20 अपॉन में R3 की वैल्यू 5। आंसर आ जाएगा 10 एम्पियर। आंसर आ जाएगा यहाँ पे 5 एम्पियर। आंसर आ जाएगा यहाँ पे 4 एम्पियर। टोटल करंट आपसे पूछे तो टोटल करंट को आप 2 मेथड से यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। वो 2 मेथड देखिए कौन कौन से हैं। पहला मेथड आपके सामने होगा I1, I2 एंड I3 को ऐड करके आप फाइंड कर सकते हो। I इज इक्वल टू I1 प्लस में I2 प्लस में I3, आपके पास आएगा 19 एम्पियर। अदरवाइज आप अगर I1, I2, I3 की वैल्यू ना फाइंड करके डायरेक्ट फॉर्मूला फाइंड करना चाहो, I इज इक्वल टू V अपॉन में RP, V की वैल्यू होगी 20 अपॉन में 20 मल्टीप्लाई विद 19, आंसर आ जाएगा 19 एम्पियर। एज यू विश आप कोई सी भी मेथड को अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। इस प्रकार से आपको फोर्थ न्यूमेरिकल को करना है। अब अपने फिफ्थ न्यूमेरिकल देखते हैं। फिफ्थ न्यूमेरिकल में आपको रूम टेम्परेचर दे रखा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, रेजिस्टेंस दे रखा है 100 ओम, एक अदर रेजिस्टेंस दे रखा है इसमें कि जब टेम्परेचर अपने बढ़ाते हैं तब वहाँ पे 117 हो जाता है इसका ये रेजिस्टेंस। तो आपको फाइंड करना है फाइनल टेम्परेचर। 2 कंडीशन दे रखी है फिफ्थ न्यूमेरिकल में, T1 इज इक्वल टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 इज इक्वल टू फाइंड करना है, मैं मान लेता हूँ इसको T की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। R1 इज इक्वल टू 100 ओम
एंड R2 इज इक्वल टू 117 ओम। ये चीज़ आपको गिवन है। इसके अलावा अल्फा की वैल्यू गिवन है 1.70 मल्टीप्लाई विथ 10⁻⁻⁴ -4 डिग्री पर डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है। आपको फॉर्मूला याद रखना है, डेल आर अपॉन में आर नोट या R1 इज इक्वल टू एल्फा डेल टी। आप एक मॉडिफाइड फॉर्मूला याद रखोगे, डेल आर अपॉन में R1 इज इक्वल टू एल्फा डेल टी। यहां से आप डेल आर की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पे 117 माइनस में 100 यानी आएगा 17 अपॉन में R1 की वैल्यू 100 इज इक्वल टू एल्फा डेल टी, विच इम्प्लाइज दैट डेल टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, डेल टी इज इक्वल टू 117 अपॉन में 100। अल्फा को भाग में लगाएंगे और वैल्यू पुट करेंगे 1.7 इंटू 10⁻⁴। पॉइंट हटाएंगे 10 आ जाएगा। आंसर कैलकुलेट करोगे तो आपके पास देखिए डेल टी की वैल्यू कितनी आएगी। यहाँ पे आंसर कैलकुलेट करेंगे अपने 10⁻⁴ ऊपर चला जाएगा, 3 बच जाएगा। डेल टी इज इक्वल टू 1000 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा, विच इम्प्लाइज दैट टी माइनस T1 इज इक्वल टू है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। टी इज इक्वल टू 1000 प्लस में 27, आंसर आ जाएगा 127 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आ जाएगा फाइनल टेम्परेचर। इस प्रकार से आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। आई होप 5th न्यूमेरिकल भी आपको क्लियर हो गया होगा किस टाइप से सॉल्व करना है। 6th न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 6th न्यूमेरिकल में भी आपको सेम ही टाइप में दिया हुआ है न्यूमेरिकल। 15 मीटर लंबे और इतने क्रॉस सेक्शन वाले तार में लगभग उपेक्षणीय धारा प्रवाहित की गई, इसका प्रतिरोध इतना मापा गया, तार की प्रतिरोधकता कितनी होगी। रजिस्टिविटी आपको फाइंड करनी है, रजिस्टेंस आपको गिवन है। देखिए इसमें आप 6th न्यूमेरिकल में पहले मेंशन करोगे। 6th न्यूमेरिकल में आपको गिवन है L की वैल्यू, A की वैल्यू एंड कैपिटल R की वैल्यू। इन चीज़ों की वैल्यू आपको दी हुई है। ओके तो अब अपने इसमें देखते हैं L की वैल्यू कितनी है। L की वैल्यू 15, A की वैल्यू 6 इंटू 10⁻⁻⁷ 15 मीटर 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। अच्छा 6.0 दिया हुआ है, सॉरी। R की वैल्यू आपको इसमें गिवन है 5 ओम। R की वैल्यू गिवन है आपको यहाँ पे 5 ओम। आपको रो की वैल्यू फाइंड करनी है। रो इज इक्वल टू क्या होगा, तो आपको फॉर्मूला पता है, R इज इक्वल टू होता है रो L अपॉन में A, विच इम्प्लाइज दैट रो इज इक्वल टू R इंटू में A अपॉन में L। बस वैल्यू पुट करनी है 5 इंटू में 6 इंटू में 10⁻⁻7 डिवाइड विद 15, आंसर आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻7। यूनिट लगानी है ओम मीटर। ये आ जाएगा इसका सॉल्यूशन 6 नंबर न्यूमेरिकल का, 2 इंटू 10⁻⁻7 ओम मीटर। 7 नंबर न्यूमेरिकल आप देखते हैं, सिल्वर का एक वायर दिया हुआ है, इतने डिग्री पर रेजिस्टेंस इतना, इतने डिग्री पर रेजिस्टेंस इतना, तो इसके लिए अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। सेवन नंबर न्यूमेरिकल देखिए, सिल्वर की एक वायर दी हुई है। सिल्वर की वायर के लिए दो कंडीशन R1 एंड R2 एट टेम्परेचर T1 एंड T2। R1 की वैल्यू दी है 2.1 ओम एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड। R2 की वैल्यू आपको दी हुई है 2.7 ओम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप फाइंड क्या करोगे, फॉर्मूला लगा दोगे, डेल आर अपॉन में R1 इज इक्वल टू अल्फा डेल टी। सॉल्व करोगे, डेल आर की वैल्यू आपके पास 2.7 माइनस 2.1 यानी 0.6 आ जाएगी।
डिवाइड विद 2.1 इज इक्वल टू अल्फा डेल टी की वैल्यू 100 माइनस 27 यानी 73 आ जाएगी। आप यहां से अल्फा को काउंट करोगे, अल्फा की वैल्यू आएगी 0.6 डिवाइड विद 2.1 डिवाइड विद 73। अल्फा की वैल्यू काउंट करोगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा 2, यहां पे आ जाएगा 7। देखिए सीधा सॉल्व नहीं हो रहा है, यहाँ पे अपने को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10⁻³ लगा देता हूं मैं यहाँ पे। अब सॉल्व करने लगते हैं अपने। 7 से कट करेंगे, 7 1 3 यानी 4 2 20 यानी 2 आ जाएगा। अप्रोक्सीमेट 1.43 लिख सकता हूं मैं। इसको सॉल्व करूंगा, इससे इसको काटूंगा तो मेरे पास देखिए आंसर कितना आएगा। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू में 143 डिवाइड विद 73 मल्टीप्लाई विद 10⁻³ इससे काटेंगे अपने पास 1.9 के अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा। आंसर आ जाएगा 3.8 इंटू 10⁻³ डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, ये इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपको 7 नंबर न्यूमेरिकल को कैलकुलेट कर देना है। 8 नंबर न्यूमेरिकल की ओर चलें। 8 नंबर न्यूमेरिकल को देखते हैं। आपको नाइक्रोम की एक वायर दी हुई है जिसको एक वोल्टेज सप्लाई दी गई है 230 वोल्ट। उस पे 3.2 एम्पियर स्टार्टिंग में होता है, जो बाद में क्या हो जाती है, करंट कम हो जाती है 2.8 एम्पियर। रूम टेम्परेचर दिया हुआ है, तो आपको फाइनल टेम्परेचर को फाइंड करना है। आपको अल्फा की वैल्यू गिवन है। ये थोड़ा सा अच्छा न्यूमेरिकल है। आपको इसमें अल्फा की वैल्यू नहीं दी हुई है, सॉरी रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं दी हुई है, बट वोल्टेज एंड करंट की वैल्यू दी हुई है। वोल्टेज V इज इक्वल टू 230 वोल्ट, I1 इज इक्वल टू 3.2 एम्पियर, I2 इज इक्वल टू 2.8 एम्पियर। टेम्परेचर यहाँ पे T1 इज इक्वल टू दिया हुआ है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 इज इक्वल टू लेट्स T, अल्फा इज इक्वल टू 1.7 इंटू 10⁻⁴ डिग्री सेंटीग्रेड। ये चीजें आपको मेंशन है इसके अंदर। ओके, आगे चले। अब इसके बाद में हमें पता है फॉर्मूला हमारे पास एक ही है, R2 माइनस R1 अपॉन में R1 इज इक्वल टू अल्फा डेल टी। हमें सबसे पहले डेल टी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब R2 और R1 की वैल्यू यहां से पुट करते हैं। V अपॉन में I1 माइनस V अपॉन में I2 डिवाइड विद, सॉरी V अपॉन में I2 माइनस V अपॉन में I1 डिवाइड विद V अपॉन में I1 इज इक्वल टू अल्फा डेल टी। V को कॉमन लेंगे तो V से V कट जाएगा। आंसर अपने एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आएगा I1 माइनस I2 डिवाइड विद I2 इज इक्वल टू अल्फा डेल टी। देखिए रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला था उसको मैंने करंट में चेंज कर लिया। करंट में चेंज करने के बाद करंट की वैल्यू रख दीजिए। 3.2 माइनस 2.8 डिवाइड विद 2.8 एंड डिवाइड विद अल्फा 1.7 इंटू 10⁻⁴ इज इक्वल टू डेल टी। यहां से हमारे पास डेल टी की वैल्यू आने वाली है। सॉल्व करेंगे, ऊपर आएगा 0.4 इंटू 1.7 इज इक्वल टू डेल, यहां पे आ जाएगा 7, 100 इंटू 100 डिवाइड विद 7 इंटू 1.7 इज इक्वल टू डेल टी। पॉइंट हटाएंगे, 1 0 और लगा देंगे। 85 15 150
58.8 सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 100 is equal to del T, which implies that del T is equal to 840 डिग्री सेंटीग्रेड अप्रोक्सीमेट। ओके, डेल टी की वैल्यू इतनी है तो इसको मैं लिख सकता हूं T माइनस में T1 इज इक्वल टू 840 डिग्री सेंटीग्रेड, विच इम्प्लाइज दैट T इज इक्वल टू 840 प्लस में 27 इज इक्वल टू 867 डिग्री सेंटीग्रेड। इस प्रकार से आप 8 नंबर न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। आई होप 8 नंबर न्यूमेरिकल भी आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। नाइन नंबर न्यूमेरिकल को देखते हैं। 9 नंबर न्यूमेरिकल में आपको एक नेटवर्क दे रखा है पूरा का पूरा, उस नेटवर्क को आपको सॉल्व करना है। थोड़ा सा 9 नंबर न्यूमेरिकल कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है क्योंकि यहाँ पे किरचॉफ लॉ लगाना है अपने को। पहले मैं ये नेटवर्क बना देता हूं। इस प्रकार से आपको एक नेटवर्क दे रखा है, इसको एक बैटरी से और एक रेजिस्टेंस से इस प्रकार से जोड़ा गया है। ओके, अब सबकी वैल्यू रख देते हैं। 3 रेजिस्टेंस इसमें 10 ओम, 10 ओम, बाकी रेजिस्टेंस इसमें 5 ओम, 5 ओम एंड 5 ओम के है। ये 10 वोल्ट दिया हुआ है। अब देखते हैं इसमें पूछा हुआ क्या है। प्रत्येक ब्रांच में फ्लो होने वाली करंट को पूछा है। अब यहाँ पे हमने ब्रांच में प्रत्येक ब्रांच में फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू पूछी है, तो आप इसमें करंट और ब्रांच मानोगे। आपको पॉइंट के नेम दे रखे ए बी सी एंड डी। इस पॉइंट का नाम है ए, इस पॉइंट का नाम है बी, इस पॉइंट का नाम है सी, इस पॉइंट का नाम है डी। इसमें करंट मैंने दिखा दी I1, इसमें करंट मैं दिखा देता हूं I2। यहां हो जाएगी I3, यहाँ पे हो जाएगी I4, यहाँ पे हो जाएगी I5, यहाँ पे करंट आ रही है I, जो आगे जुड़ के वापस क्या बन जाएगी I। इस प्रकार से पहले तो हम क्या करेंगे, एक सर्किट को कंप्लीट करेंगे। अब हमें इन I, I1, I2, I3, I4 एंड I5 इन सब की वैल्यू चाहिए। सबकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप यहाँ पे अप्लाई करोगे किरचॉफ लॉ। सबसे पहले मैं लिख देता हूं I इज इक्वल टू I1 प्लस में I2। कहां से आई ये वैल्यू आएगी मेरे पास A पॉइंट पर नोड लॉ लगाएंगे अपने किरचॉफ का। दूसरा अपने देखते हैं यहां पे आके अपने देखते हैं, तो I4 इज इक्वल टू I1 माइनस में I3। इसके बाद अपने बात करते हैं I5 की। I5 इज इक्वल टू I2 प्लस में I3, I2 प्लस में I3। इस प्रकार से अपने फाइंड करेंगे। आगे चलते हैं अपने। इसके बाद
चलिए ये तो हो गए 3 इक्वेशन करंट के लिए। 3 पॉइंट पर हमने करंट लगा दी। कहीं पर करंट की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि वहां पे करंट की डायरेक्शन अपोजिट है। हो सकता है I3 की वैल्यू अपने पास क्या आ जाए, अपोजिट आ सकती है, क्योंकि ये मिडिल ब्रांच है। हो सकता है इसमें करंट नीचे से ऊपर की ओर फ्लो हो रही हो या ऊपर से नीचे की ओर फ्लो हो रही हो, वो डायरेक्शन में अपने लेके चलेंगे करंट फ्लो की। 3 इक्वेशन बना दी। इसके बाद में हम कुछ लूप लेकर के चलते हैं। जैसे इस लूप की अपने बात करें, इस क्लोज लूप की बात करें तो इसमें किरचॉफ का लॉ लगाएंगे तो इस पे वोल्टेज प्लस इसके वोल्टेज, इन तीनों को अपने लिखेंगे। मैं यहां पे लिख देता हूं इसके वोल्टेज को I1 इंटू में 10 प्लस में I3 इंटू में 5 इज इक्वल टू I2 इंटू में 5। क्योंकि I1 की डायरेक्शन में लूप घूम रहा है, I3 की डायरेक्शन में घूम रहा है, लेकिन I2 के अपोजिट हमने इसको लूप को माना है, तो इसके आगे एक नेगेटिव का साइन आना चाहिए। इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो मैं लिख सकता हूं 2I1 प्लस में I3 इज इक्वल टू I2। ओके, इक्वेशन को नेमिंग देते हुए चलते हैं 1 2 3 एंड 4। 4 इक्वेशन मैंने फाइंड कर दी। अब मैं आगे चलता हूं। इसके बाद में नेक्स्ट लूप की बात करते हैं। इस लूप को देख लेते हैं अपने। इस लूप के अंदर देखते हैं तो इस लूप के अंदर मैं लगा देता हूं 5 इंटू में I4 माइनस 10 इंटू में I5 माइनस या इक्वल टू का साइन लगा के प्लस 5 इंटू में I3 लिख सकता हूं। सॉल्व करता हूं, मेरे पास बनेगा I4 इज इक्वल टू 2I5 प्लस में I3। इक्वेशन नंबर आ जाएगी 5। इसको इक्वेशन नंबर 5 ना लिखे, देखिए मैं ज्यादा क्वांटिटी अननोन नहीं मानना चाहता यहां पे, तो मैं I4 एंड I5 की वैल्यू यहां से पुट करता हूं। I4 की वैल्यू यहां से पुट करूंगा तो मेरे पास देखिए क्या आएगा। I4 की वैल्यू यहां से पुट करेंगे तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी I1 माइनस I3 इज इक्वल टू 2 इंटू I5 की वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास आएगी I2 प्लस में I3 प्लस में I3। I1 माइनस I3 इज इक्वल टू 2I2 प्लस 2I3 प्लस I3। सॉल्व करते हैं अपने इसको तो मैं लिख सकता हूं I1 इज इक्वल टू 2I2 प्लस 4I3। इसको मैं लिख लेता हूं इक्वेशन नंबर 5। अब नेक्स्ट लूप मानते हैं ये वाला, बाहर वाला। इस लूप की अपने बात करते हैं। इस लूप में अपने बात करेंगे तो देखिए 10 वोल्ट इज इक्वल टू, इसमें फ्लो हो रही है 10 इंटू में I, इसमें फ्लो हो रही है प्लस 10 इंटू में I1। आगे चलेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस 5 इंटू में I4। अब इसमें वैल्यू अपने पुट करते हैं। मैं I की वैल्यू यहां पे पुट करता हूं यहां से उठा करके, तो मैं लिख सकता हूं 10 इंटू में I1 प्लस में I2 प्लस 10 इंटू में I1 प्लस 5 इंटू में I4 की वैल्यू लिख देता हूं I1 माइनस में I3 इज इक्वल टू 10। सॉल्व करते हैं इसको। 10 I1 और 10 I1 यानी 20 I1, या फिर मैं इसको पहले काट देता हूं 5 2 2 2 I1, यहां पे भी 2 आएगा, 4 I1 और I1 यानी 5 I1। I2 प्लस में 2 I2, I1 आ गया, I2 आ गया, लास्ट बचेगा I3 माइनस का I3 इज इक्वल टू 2। इक्वेशन नंबर आ जाएगी 6। अब देखिए मेरे पास 3 इक्वेशन है 4 5 एंड 6।
4, 5 एंड 6 में हमारे पास 3 ही वेरिएबल है, 3 इक्वेशन 3 ही वेरिएबल है, इजीली अपने इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब इन इक्वेशन को अपने सॉल्व करेंगे। ये I2 की वैल्यू उठा के मैं यहां पे रख देता हूं, यहां पे रखता हूं, मेरे पास क्या आएगा I1 इज इक्वल टू 2 इंटू में 2 यानी 4I1, उसके बाद में 2 इंटू में I3 यानी कि 2I3 प्लस में 4I3। सॉल्व करेंगे, हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी यहां से 3I1 प्लस में 6I3 इज इक्वल टू 0, या I1 प्लस में 2I3 इज इक्वल टू 0। अब यहां से अब ये देखिए, यहां से मैं लिख सकता हूं I1 इज इक्वल टू माइनस का 2I3। अब मैं क्या काम करता हूं, यहां से I2 लिख देता हूं, यहां से I1 लिख देता हूं, I3 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। वैल्यू पुट करते हैं अपने, 5 इंटू में माइनस का 2I3 प्लस 2 इंटू में वहां से पुट करते हैं। चलिए मैं I1 की वैल्यू लास्ट में पुट करूंगा, मैं पहले बाकी को सोल्व करता हूं, वहां से मैं लिखता हूं 5I1 प्लस 2 2 जा 4I1 प्लस 2I3 माइनस I3 इज इक्वल टू 2, 9I1 प्लस का I3 इज इक्वल टू 2। I1 की वैल्यू यहां से लिखता हूं माइनस का 18I3 प्लस में I3 इज इक्वल टू 2, मेरे पास आएगा माइनस का 17I3 इज इक्वल टू 2, I3 इज इक्वल टू माइनस का 2/17 एम्पियर। ये जो मेरे पास वैल्यू आई है नेगेटिव में, ये मुझे क्या शो करेगी, नेगेटिव में I3 की वैल्यू हमें शो करेगी ये चीज कि I3 की डायरेक्शन जो हमने मानी है उसकी अपोजिट है, I3 की डायरेक्शन जो हमने मानी है उसकी अपोजिट है। ओके, तो I3 की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 2/17 और डायरेक्शन क्या आ जाएगी D2B, डायरेक्शन आ जाएगी D2B, D से B की ओर फ्लो हो रही है 2/17। I3 की वैल्यू यहां पे रखते हैं, ये वाली वैल्यू यहां पे रखता हूं तो मेरे पास आता है 4/17 एम्पियर I1 की वैल्यू। तो I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/17 एम्पियर। इस प्रकार से मैंने यहां पे मेंशन कर दी। अब देखिए I1 एंड I3 की वैल्यू आ गई, I1 एंड I3 की वैल्यू यहां पे रखते हैं अपने, तो 8/17 प्लस 2/17 इज इक्वल टू आएगा I2, आंसर आ जाएगा 10/17 एम्पियर। I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10/17 एम्पियर। ये मेरे पास क्या आ गई I2 की वैल्यू। I3 की वैल्यू पहले से मेरे पास आ गई है, I3 की वैल्यू मैं यहां पे लिख देता हूं। I3 की वैल्यू मेरे पास कितनी है 2/17 और ये नेगेटिव का साइन यहाँ पे दिखाता है कि अपोजिट डायरेक्शन है। I4 की वैल्यू मैं यहाँ पे लिखता हूँ, I4 की वैल्यू क्या आएगी I1 माइनस में I3, 4/17 माइनस में और माइनस में प्लस में 2/17, I4 की वैल्यू आ जाएगी 6/17 एम्पियर। I5 की वैल्यू की अपने बात करें I2 प्लस में I3, I2 की वैल्यू 10/17 एम्पियर प्लस और माइनस माइनस का 2/17 यानी मेरे पास आ जाएगी 8/17 एम्पियर। अब लास्ट करंट बचती है I की वैल्यू 4/17 प्लस में 10/17 14/17 एम्पियर। इस प्रकार से I की वैल्यू, आप इसको यहां से भी देख सकते हो, I4 एंड I5 वापस मिलके I बनाती है 8 और 6 14/17। इस प्रकार से आपको ये 3.9 नंबर न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। ये थोड़ा सा लेंथी न्यूमेरिकल था लेकिन एक अच्छा न्यूमेरिकल है।
ओके, आई होप आपको 9 नंबर न्यूमेरिकल क्लियर हो गया होगा। टेन नंबर न्यूमेरिकल देखते हैं। आपको मीटर ब्रिज में एक डायग्राम दे रखा है, उसमें एस की वैल्यू, ए की वैल्यू और आर की वैल्यू, एस की वैल्यू दे रखी है, आपको एल की वैल्यू दे रखी है, आर की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर अपने मीटर ब्रिज का 10 नंबर न्यूमेरिकल में एक डायग्राम बनाएं अलग से, कंप्लीट नहीं बना रहा मैं, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहां पे एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं। ये टर्मिनल है ए, ये टर्मिनल है बी। ओके, ये रेजिस्टेंस है आर, ये रेजिस्टेंस है एस। यहां पे अपने को क्या मिलता है, जो संतुलन बिंदु है वो मिल जाता है इस पॉइंट पर। ये डिस्टेंस आपको दे रखी है एल। ओके, आर की वैल्यू आपको गिवन है, एस की वैल्यू आपको गिवन है, एल की वैल्यू आपको गिवन है। देखिए आपको गिवन क्या है इसमें, एस की वैल्यू 12.5 दे रखी है ओम, आर की वैल्यू नहीं गिवन, मैं आर ओम मान लेता हूं। एल की वैल्यू आपको दे रखी है 39.5 सेंटीमीटर। आपको पता है S इज इक्वल टू होता है 100 माइनस एल अपॉन में एल मल्टीप्लाई विद आर। हमें अब देखिए इसमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा S इंटू में L अपॉन में 100 माइनस में L। S की वैल्यू पुट करेंगे 12.5, L की वैल्यू 39.5, 61.1। ओके, पॉइंट से पॉइंट हटा देते हैं, सॉल्व करते हैं अपने यहां पे। 5 से डिवाइड हो रहा है 79, 1, 2, 2, 5। ओके, आगे और सॉल्व करते हैं। पॉइंट हटा देते हैं, पॉइंट हटा देते हैं। 79 बाय इससे काटते हैं 25 से, सो 49, 5 से काटते हैं 9.8, 79 बाय 9.8। अप्रोक्सीमेट 10 से आप डिवाइड कर रहे हो, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 10 से डिवाइड कर रहे हो 7.9 आएगा, थोड़ा सा कम है तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी 8.0 ओम। इस प्रकार से आप आर की वैल्यू को कैलकुलेट करोगे। कोई डाउट है तो बताइए। इस प्रकार से आप आर की वैल्यू को कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, ए पार्ट हो जाएगा। आपसे पूछा है कि इसमें आप संयोजन के लिए मोटी कॉपर की पत्तियां यूज क्यों कर रहे हो। कॉपर, आप यहाँ पे कॉपर मेटल को क्यों यूज करते हो। कॉपर मेटल को यूज किया जाता है जो यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है, कॉपर मेटल को यूज किया जाता है यहाँ पे जो हमारे पास रेजिस्टेंस होता है वो कॉपर का कम होता है। मोटी इसलिए यूज की जाती है, क्रॉस सेक्शन बढ़ाएंगे तो जो रेजिस्टेंस होगा वो उतना ही कम होता जाएगा, तो मोटा रखा जाता है। क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ाने के लिए कॉपर यूज किया जाता है कम रेजिस्टेंस के लिए।
तो ये इसके ए पार्ट का सॉल्यूशन हो जाएगा। बी पार्ट की अपने बात करते हैं कि अगर आर और एस को ट्रांसफर कर दिया जाए तो यहाँ पे जो संतुलन लंबाई आएगी वो आ जाएगी 100 माइनस में एल। तो अब की बार संतुलन लंबाई पहले 39.5 थी तो अब आ जाएगी 61.1 सेंटीमीटर पे। ठीक है, तो इनको चेंज करने पर यही चेंज होता है। आपको दिया यदि सेतु में सी पार्ट दिया हुआ है कि इसमें गैल्वेनोमीटर और सेल को बदल दिया जाए तो क्या गैल्वेनोमीटर कोई धारा दिखाएगा? नहीं, गैल्वेनोमीटर करंट फ्लो नहीं दिखाएगा। अगर गैल्वेनोमीटर और सेल को एक दूसरे के साथ बदल दिया जाता है, सेल वो ऐसे जुड़ा हुआ है यहाँ पे आपके, अगर मैं सर्किट कंप्लीट करूं तो इस प्रकार से सेल जुड़ा हुआ है। अगर इस गैल्वेनोमीटर को यहाँ पे और सेल को यहाँ पे लगा दिया जाए तो हमारे ए बी वायर में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, यहाँ पे कोई भी हमारे पास विक्षेप नहीं आएगा, इसलिए सेल को वहीं पे जोड़े रखना जरूरी होता है। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं 3.11। इलेवन नंबर न्यूमेरिकल की बात करते हैं। 11 नंबर अगेन एक अच्छा न्यूमेरिकल है। चार्जिंग की कंडीशन आपको यहाँ पे दे दी गई है। 8 वोल्ट ईएमएफ की एक बैटरी जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम है। 11 नंबर न्यूमेरिकल में ईएमएफ ई इज इक्वल टू दे रखा है 8 ओम, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0.5 ओम, इंटरनल रेजिस्टेंस है ये। आगे चलते इसके बाद में आपको दिया हुआ है श्रेणी क्रम में 15 ओम के प्रतिरोधक का उपयोग करके 120 वोल्ट के डीसी सोर्स से चार्ज किया जाता है। वोल्टेज V इज इक्वल टू क्या है 120 वोल्ट। इसके साथ R इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 15.5 ओम। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं। आपको बैटरी की टर्मिनल वोल्टेज को फाइंड करना है, कितनी है, चार्जिंग वाली बैटरी की यूज करनी है, और प्रतिरोध क्या काम करता है यहाँ पे ये पूछा हुआ है। चलिए हमें इस बैटरी की टर्मिनल वोल्टेज को हमने माना V डैश, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो बैटरी जोड़ी हुई है उसकी टर्मिनल उसकी वोल्टेज 120 को V से मान लिया तो उसको मैं V डैश से मान लेता हूं। ओके, अब देखिए मैं इसको कैलकुलेट करता हूं। पहले मैं इसका एक डायग्राम इमेजिन करवाना चाहूंगा आपको। ये हो गया हमारी वो बैटरी। अब इसके साथ हम क्या करेंगे, ये बैटरी जोड़ेंगे चार्जिंग की कंडीशन में। ये हो गया स्मॉल r, इसकी ईएमएफ है E प्लस माइनस, ये है कैपिटल R और ये वोल्टेज है V। करंट फ्लो होगी इस प्रकार से I, करंट कितनी फ्लो होगी इस प्रकार से I। ये कंडीशन आपको दी हुई है। अगर इसकी पोलैरिटी मैं अपोजिट कर दूं, माइनस इधर प्लस इधर जोड़ दूं, तो इसमें देखिए क्या चेंज होगा। अगर इस प्रकार से जोड़ दिया जाता है तो यहाँ पे चार्जिंग की कंडीशन आएगी या नहीं आएगी। तो देखिए यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस जोड़ दिया जाए ऐसे, तो मेरे पास ये बैटरी इस प्रकार से जुड़ जाएगी। दोनों के कारण करंट इस साइड फ्लो होगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में चार्जिंग की कंडीशन नहीं रहेगी। इसलिए चार्जिंग की कंडीशन के लिए मुझे इस बैटरी को इस प्रकार से जोड़ना है कि करंट इस बैटरी को दे, ये बैटरी करंट उस बैटरी को दे। तो मैंने इस प्रकार से जोड़ दिया। अब देखिए पहले मैं देखता हूं इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है। दो रेजिस्टेंस स्मॉल r एंड कैपिटल R दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू स्मॉल r प्लस में कैपिटल R। आंसर कितना आ जाएगा 15.5 प्लस में 0.5 इज इक्वल टू 16 ओम। ये आ जाएगा R इक्विवेलेंट की वैल्यू। अब 2 नंबर पर देखते हैं। ये तो R इक्विवेलेंट आ गया। R इक्विवेलेंट के बाद में हम देखेंगे E इक्विवेलेंट क्या आएगा। E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है E1 प्लस में
E2, E1 की वैल्यू, इसकी बैटरी की वोल्टेज है 120 और E2 की वैल्यू अपोजिट में जुड़ा हुआ है यानी माइनस का 8, आंसर आ जाएगा 1112 ओम, ये आ जाएगा सॉरी वोल्ट, ये आ जाएगा E इक्विवेलेंट। जैसे ही हम E इक्विवेलेंट को फाइंड कर लेंगे हम I की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। I इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट अपॉन में R इक्विवेलेंट। E इक्विवेलेंट तो हमारे पास है, R इक्विवेलेंट को मैं कुछ इस प्रकार से लिख देता हूं, कैपिटल R प्लस में स्मॉल r, जो हमने किया है। वैल्यू फाइंड करता हूं, मेरे पास आता है 112/16 7 एम्पियर कि इस सर्किट में से करंट कितनी फ्लो होगी, तो करंट फ्लो होगी इसमें से 7 एम्पियर, इतना काम करेंगे। अब देखिए इसके बाद में, इसमें पहले मैं एक क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगा आपसे। इसमें ये पूछा हुआ है लास्ट में कि यहाँ पे ये कैपिटल R रेजिस्टेंस किस लिए जोड़ा गया है। अगर कैपिटल R रेजिस्टेंस ना जोड़ूं तो मेरे पास करंट फ्लो I डैश होगी 112/0.5, आंसर आ जाएगा 224 एम्पियर। मतलब करंट फ्लो जो होगा उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा हो जाएगी कि सर्किट डैमेज हो सकता है। तो उस डैमेज से बचाने के लिए मैं क्या करता हूं, यहाँ पे सीरीज में एक थोड़ा सा बड़ा रेजिस्टेंस जोड़ देता हूं जो करंट को सर्किट में कम कर सके। अब चार्जिंग की कंडीशन में टर्मिनल वोल्टेज V इज इक्वल टू क्या होता है, E प्लस में IR। डिस्चार्जिंग की कंडीशन में V इज इक्वल टू होता है E माइनस में IR। देखिए ऐसा क्यों यहाँ पे प्लस क्यों लगाया कि डिस्चार्जिंग की कंडीशन में करंट की डायरेक्शन ये होती है, लेकिन चार्जिंग की कंडीशन में करंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है। अपोजिट के कारण यहाँ पे एक एक्स्ट्रा माइनस का साइन आएगा ना, वो माइनस का साइन मैंने यहाँ पे जोड़ा तो प्लस का साइन आएगा। V डैश इज इक्वल टू E की वैल्यू है 8 ओम, सॉरी मैंने यहाँ पे ओम लगा दिया, ये वोल्ट है। V की वैल्यू, V डैश की वैल्यू होगी 8 वोल्ट प्लस में I की वैल्यू है 7 मल्टीप्लाई विद R की वैल्यू है 0.5, आंसर आएगा 8 प्लस में 3.5 11.5 वोल्ट। कि चार्जिंग की कंडीशन में जो बैटरी है जिसको चार्ज कर रहे हैं उसकी टर्मिनल वोल्टेज कितनी होगी, 11.5 वोल्ट। इस प्रकार से आपको कैलकुलेट करना है। चलिए 12 नंबर न्यूमेरिकल की अपने बात करते हैं। यहाँ पे 12 नंबर न्यूमेरिकल को देखिए कैसे करना होगा आपको। 12 नंबर न्यूमेरिकल में आपको दिया पोटेंशियोमीटर में 1.25 वोल्ट विद्युत वाहक बल के एक सेल का संतुलन बिंदु तार पर इतनी लंबाई पर प्राप्त होता है, अन्य सेल से प्रतिस्थापित किया जाए तो विद्युत वाहक बल पूछा हुआ है। देखिए 12 नंबर न्यूमेरिकल बहुत ही ज़्यादा इजी है। ईएमएफ की कंपैरिजन का फॉर्मूला लगाएंगे। 12 नंबर में आपको लगाना है E1 अपॉन में E2 बराबर L1 अपॉन में L2। हमें गिवन है E2 की वैल्यू गिवन है। E2 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1.25 वोल्ट। इस पे जो संतुलन लंबाई L2 की वैल्यू है वो कितनी दी हुई है, 35। L1 की वैल्यू आपको दी हुई है 63 और E1 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। आप इसे लिखोगे E1 इज इक्वल टू L1 अपॉन में L2 गुणा में E2। बस कुछ नहीं करना, आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ इसकी वैल्यू, तो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो E1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, L1 की वैल्यू 63 अपॉन में L2 की वैल्यू 35 मल्टीप्लाई विद E2 की वैल्यू 1.25। यहाँ पे आएगा 5 9 10 2.25 2.25 वोल्ट। तो यह आ जाएगा 12 नंबर न्यूमेरिकल का आंसर 2.25 वोल्ट। चलिए 13 नंबर न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। अपने लास्ट न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का, फिर अपना थर्ड चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा।
13 नंबर न्यूमेरिकल में आपको तांबे के चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व इतना दिया हुआ है। 13 नंबर न्यूमेरिकल में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व स्मॉल n से लिख देता हूं मैं 8.5 इंटू 10⁻28 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब होना चाहिए। ये घनत्व है तो पर मीटर क्यूब आयतन में इतने इलेक्ट्रॉन है। 3 मीटर लंबे तार को इलेक्ट्रॉन कितना समय लेगा? L की वैल्यू दी हुई है, तार की लंबाई L = 3 मीटर। आगे चलते हैं। अनुप्रस्थ काट दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻⁻6। A की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वेयर। I की वैल्यू आपको इसमें गिवन है, I = 3 एम्पियर। चलिए हमें फाइंड क्या करना है? टाइम t की वैल्यू फाइंड करनी है। कितना आएगा? देखिए कैसे फाइंड करेंगे। हमें पता है NEAVD = I, विच इम्प्लाइज दैट VD = I अपॉन में NEA। ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉनों का वेग, कि इलेक्ट्रॉन का वेग इतना होगा। I NEA इन सब की वैल्यू अपने पास है। अब देखते हैं हमें इस वेग से L लंबाई को पार करने में लिया गया समय t बराबर क्या होगा? दूरी बटे चाल। दूरी लिख दी 3, चाल को लिख दिया L ही रहने देते हैं NEA। सबसे पहले आपको जो फाइंड करना है उसका फॉर्मूला बना लीजिए। जैसे ये फॉर्मूला बन जाएगा आप वैल्यू पुट कीजिए। 3 इंटू n की वैल्यू 8.5 इंटू 10⁻28। E की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। A की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी? 2 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड विद I की वैल्यू कितनी आएगी? 3 से 3 कट हो जाएगा, है ना। कैलकुलेट करेंगे, आंसर देखिए कितना आएगा। -19 और माइनस का 6, माइनस का हो जाएगा 25 प्लस का 28 यानी 10⁻³ आ जाएगा। यहां पे आ गया 8.5, 1.6 इंटू में 2। सॉल्व करेंगे 17 इंटू में 1.6 इंटू में 10⁻³ कैलकुलेट करोगे मल्टीप्लाई इंटू 10⁻³ या आंसर लिख सकते हो 2.72 इंटू 10⁻⁴ सेकेंड, कि इतना टाइम लेगा। सेकंड में 10,000 सेकंड है लगभग आपके पास, 10,000 नहीं सॉरी 27,200 सेकंड है। आप इसको क्या लिख सकते हो? t बराबर इतने सेकंड। अब आप देखोगे 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, 3600 सेकंड होते हैं। तो t को घंटों में चेंज करोगे 27,200 भाग 3600, लगभग 7.5 घंटे। तो आंसर आएगा इतना टाइम लेता है। मतलब इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग, तार के अंदर अपवाह वेग कितना भी हो, लेकिन वहां पे जो टाइम होता है इलेक्ट्रॉन 3 मीटर लंबे तार को पार करने के लिए लगभग 7.5 घंटे लेता है। 7.5 घंटे समय है वो बहुत ही ज्यादा कम है, बहुत ही ज्यादा है समय 7.5 घंटे। इतना ज्यादा टाइम लेता है, फिर भी अचानक से तार में करंट फ्लो कैसे हो जाता है? इतनी जल्दी करंट एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे पहुंच जाता है? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपका आंसर क्या होगा कि जैसे ही बटन दबाते हैं
तो जो एक इलेक्ट्रॉन यहां से चालू हुआ वो वहां तक पहुंचने में लगभग 7 घंटे ले सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहां से चालू हुआ वो प्रकाश के वेग से चलता है और वो प्रकाश के वेग से वहां तक 1 सेकंड के बहुत ही कम हिस्से में पहुंच जाता है। और इतने कम हिस्से में पहुंचने के कारण आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, इतने कम हिस्से में इसके पहुंचने के कारण आप यहाँ पे बोल सकते हो कि वहां का इलेक्ट्रॉन भी मूव करने लग जाता है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, इसलिए यहाँ पे करंट पूरे वायर में फ्लो हो जाती है। इस प्रकार से आप ये जो थर्ड न्यूमेरिकल है इसके सारे के सारे न्यूमेरिकल पढ़ोगे। कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो किसी भी न्यूमेरिकल किसी भी एग्जांपल में।